दोस्तों, मेले में एक लड़का जो है एक गुब्बारे की दुकान पर एक एयर गन से जो है वहाँ पर निशाना लगा रहा था। लेकिन उसका जो एक उसके साथ में जो एक और लड़का था, वो उसको गुब्बारे का जो है नाम बता रहा था कि इस गुब्बारे पर आपको निशाना लगाना है। लेकिन वो जैसे ही उस गुब्बारे पर निशाना लगाता था, तो उसका निशाना बार-बार जो है लगता ही नहीं था। वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका निशाना लगता ही नहीं था। यानी कि उसका जो निशाना था वो चूक जाता था और वहीं पर जो है बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो उसी में जो बार-बार उसका निशाना चूक जाता है, तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक भिखारी उस चीज़ को देख रहा था और वो बहुत ही जो है अच्छी तरीके से जो है बहुत ही अच्छे लहज़े में उस लड़के से बोलता है कि अगर आपको कोई एतराफ़ ना हो, तो क्या मैं इस एयर गन से एक निशाना लगाकर देख सकता हूँ क्या? तो जिस अंदाज़ में वो भिखारी इस बात को कहता है, तो वो लड़का उसको देखता रहता है और जो है बहुत ही गौर से उसको देखता है और जिस अंदाज से उसने इस बात को कहा था, इसलिए जो है वो लड़का उस भिखारी को मना नहीं कर पाता है और उसको वो एयर गन दे देता है। एयर गन जब वो पा जाता है तो वो भिखारी बोलता है कि बताओ कौन से गुब्बारे पर हमको निशाना लगाना है। उसके बाद वो लड़का कई तरीके के टारगेट उसको देता है और जितने भी टारगेट वो उसको देता है, वो सारे के सारे टारगेट बहुत ही आसानी से जो है पूरे कर देता है। उसके बाद उस मेले में उस दुकान पर खड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे, जो देख कर के जो है बहुत ही चाव से देख रहे थे और देख कर के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक भिखारी जो है जिसका निशाना इतना अचूक कैसे हो सकता है। ये सोच कर के जो है लोग जो है दंग रह जाते हैं और वो जो दुकान वाला था, वो भी जो है ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी दुकान पर कई सारे कस्टमर आते थे, कई सारे लोग आते थे और निशाना लगा करके चले जाते थे। लेकिन इतना अचूक निशाना, इतना जो है टारगेटिंग निशाना जो है किसी का नहीं था। वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसा निशाना कैसे हो सकता है और इस तरीके से वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से निशाना लगाता है। और इसी तरीके से जो है दोस्तों कुछ दिन तकरीबन जो है बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद वो उस दिन जो लड़का उस दुकान पर गुब्बारे फोड़ रहा था, वो अपने मोबाइल पर एक न्यूज़ देखता है और उस न्यूज़ में ये देखता है कि जो है जो भिखारी जो है उस दिन जिसको उसने टारगेट दिया था, वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि एक जो है भिखारी नहीं बल्कि एक अधिकारी है। उसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद तुरंत दौड़ता हुआ वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि देखो ये वही भिखारी है जिससे उस दिन हमने जो है ये मेले में हमको मिला था और इसको हमने जो है टारगेट दिया था और ये भिखारी नहीं बल्कि एक अधिकारी है। असल में जो है आज की जो कहानी है वो इसी जो है भिखारी की है, जो कभी अधिकारी हुआ करता था। कैसे वो अधिकारी जो है अधिकारी भिखारी बन जाता है और कैसे जो है ये कहानी बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है सोशल मीडिया पर और कैसे उस लड़के ने अपनी दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल की थी। और दोस्तों आज की कहानी में ये सब जो है समझने की कोशिश करते हैं। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों दरअसल ये कहानी जो होती है ये मध्य प्रदेश की होती है। मध्य प्रदेश में दरअसल जो है 28 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होने थे और उन्हीं जब उपचुनाव हो जाते हैं तो उन्हीं की जो है मतगणना होती है। तो मतगणना जो है 10 नवंबर 2020 को जो है सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है और दोस्तों मतगणना शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद वहाँ पे जो कई सारे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो सभी लोग और उनके समर्थक लोग जो है इंतज़ार करते रहते हैं और टेलीविज़न पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठे थे कि कौन जो है जीतेगा, कौन हारेगा। इसी तरीके से कई सीटें जो है फाइनल हो जाती हैं, लेकिन आखिर में एक सीट जो है फँस जाती है और वो सीट होती है जो है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही जो है मशहूर शहर होता है ग्वालियर। ग्वालियर की एक सीट ऐसी होती है जो फँस जाती है, जिसमें जो है कुछ तकनीकी खराबी के कारण वहाँ का जो नतीजा होता है वो लेट में घोषित होता है और जो उसके समर्थक होते हैं और जो उसके कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि रात का 12 बज जाता है और 12 बजे भी इस चीज़ का नतीजा घोषित नहीं होता है। 1 बज जाता है, फिर 1 बजे के बाद इस चीज़ का नतीजा घोषित होता है और नतीजा घोषित होने के बाद लोगों की साँसें जो है थम जाती हैं और सभी लोग जो है वहाँ से फिर चले जाते हैं
जितने अधिकारी लोग होते हैं वो भी सब वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पर जो है दो अधिकारी होते हैं जिनकी डीएसपी की जो है पोस्ट होती है। एक का नाम जो है रत्नेश कुमार तोमर होता है और दूसरे का नाम जो है विजय भदौरिया होता है। तो दोनों जो है अपनी गाड़ी में जो है बैठे हुए थे और ये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो दोनों लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में देखते हैं कि उनकी गाड़ी की लाइट जो है एक आदमी के ऊपर पड़ती है और उसके ऊपर जैसे ही वो लाइट पड़ती है वो तुरंत छिप जाता है। इस चीज़ को वो दोनों डीएसपी देख करके बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद जो है वो थोड़ा सा गाड़ी को पीछे लाते हैं और पीछे लाने के बाद वो सिपाही से कहते हैं अपने कि और उसको आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर देखो कि वो कौन है और कौन नहीं है। दोस्तों वो सिपाही जैसे ही आदेश पाता है और आदेश पाने के बाद वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है और जाकर देखता है कि वो कोई और नहीं है बल्कि एक भिखारी है जो है जिसकी दाढ़ी बहुत ही बड़ी है और बाल बहुत ही लंबे हैं और उसने कपड़े भी जो पहन रखे हैं बहुत ही फटे नुचे हैं और वो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर वो उसको देख करके वो अपने साहब के पास आता है और डीएसपी साहब से ये चीज़ बताता है कि डीएसपी साहब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो एक आम इंसान है, वो एक भिखारी है, उसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही लंबे हैं और कपड़े उसके बहुत ही ज़्यादा नुचे फटे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो ठंड से बहुत ही ज़्यादा काँप रहा है। ये बात सुनते ही जो दोनों डीएसपी होते हैं वो आपस में जो है बातचीत करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जो है उसके बारे में जो है सोचने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो लोग सोच ही रहते हैं कि गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद वो दोनों डीएसपी जो होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि जो है वो ठंड से काँप रहा है तो इसके लिए जो है हमें कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुबह ही जो है हमको उसके बारे में सूचना मिले और सुबह फिर से हम लोगों को आना पड़े। दोस्तों उसके बाद वो दोनों डीएसपी मिल करके अपनी गाड़ी को जो है फिर से बैक करवाते हैं और उसके पास ले करके जाते हैं। उसके बाद वो दोनों डीएसपी जो है उस गाड़ी से उतर लेते हैं और उतरने के बाद उस भिखारी के पास जाते हैं और जो उसमें रत्नेश कुमार तोमर जी होते हैं वो अपना जूता निकाल करके उसको दे देते हैं और कहते हैं कि लो भाई इसको पहन लो। और जो उनके दूसरे साथी भदौरिया जी होते हैं वो अपना जैकेट निकाल करके उसको दे देते हैं और उसके बाद जब वो जैकेट पहन लेता है तो जैकेट पहनने के बाद वो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। और जो है थैंक यू वेरी मच जो है रत्नेश जी। तो ये बात जब वो कहता है तो ये चीज़ वो सुन करके जो रत्नेश सिंह तोमर जो होते हैं रत्नेश कुमार तोमर वो जो है अचंभित हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये हमारा नाम आखिरकार कैसे ले सकता है और ये हमको जो है कि कैसे जानता है। इस तरीके से जो है वो जो है उससे पूछते हैं कि तुम जो है आखिरकार कौन हो। तो वो जो है मुस्कुराने लगता है और हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोलता है कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं है। तो जो है मेरा नाम मनीष मिश्रा है। और जैसे ही वो मनीष मिश्रा के बारे में यह बात जो है सामने आती है तो 50 साल का जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में यह बात सामने आती है, 50 साल का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी जो है बढ़ी हुई थी और लंबी दाढ़ी थी और गंदे कपड़े थे, उसके फटे नीचे हुए कपड़े पहने थे, वो अपना नाम जो है मनीष मनीष बता रहा था। अब मनीष का नाम सुन करके रत्नेश कुमार तोमर और विजय सिंह भदौरिया आपस में जो है बातचीत करने लगते हैं। और विजय सिंह भदौरिया बोले क्या तुम इसे जानते हो? तो वो बताते हैं कि इनका नाम तो जो है मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है और कुछ पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो है इन्होंने क्या मेरे जो है ये मेरे बेसमेट हों। 1999 में जब भर्ती होती है तो जो है मध्य प्रदेश पुलिस के बतौर सब इंस्पेक्टर जब रत्नेश कुमार तोमर और उनका बहुत ही खास दोस्त होता है मनीष मिश्रा, ये दोनों आपस में जो है साथ में ट्रेनिंग किया करते थे और साथ ही में ये दोनों लोग रहा करते थे। बहुत ही अच्छे क्लोजली दोस्त थे ये दोनों लोग आपस में। और ये इनको जो इनका काम करने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ईमानदारी से ये अपने काम को अंजाम दिया करते थे।
और इनका निशाना भी जो है बहुत ही अचूक था। और काम के दौरान दौरान ही इनकी जो है लोग सब तारीफ़ें किया करते थे। और 1999 में जब उनकी नौकरी लग जाती है, तो जितने दिन भी उन्होंने जो है सर्विस की थी, हर कोई उनकी जो है तारीफ़ किया करता था। और अब जब रत्नेश जब अपनी ही साथी डीएसपी से जो है बातें कर रहे थे, तो वो आराम से चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि उसकी जो मानसिक मनोदशा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और जो है उसकी तभी जो है डीएसपी और दोनों में जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तो इसको लेकर के चलते हैं और कहीं पर इसको दिखा देते हैं। उसके बाद उस भिखारी से कहा जाता है कि मनीष से कहा जाता है कि चलिए आप गाड़ी में बैठिए और आपको कहीं पर हम ले करके जाते हैं और दिखाते हैं। तो वो इस बात से जो है साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे और हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं पर छोड़ दीजिए और हम यहीं पर ठीक हैं। उसके बाद वो जो है जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि आपको इस हालात में हम कैसे छोड़ सकते हैं, आपको हम कहीं ना कहीं दिखा देंगे तो आप सही हो जाएंगे। उसके बाद उसमें जो एक सिपाही होता है, वो सिपाही बोलने लगता है कि साहब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं पे जो है पास में एक एनजीओ है जो ऐसे ही लोगों पर जो है काम करती है, और क्यों ना उन्हें जो है बुलाया जाए और बुलाने के बाद उनको जो है दिखाया जाए कि जो है और उसके बाद जो है बुलाने के बाद उनको दिखाया जाए तो कैसा रहेगा। ये मशवरा जो है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जच जाता है। और उसके बाद वो जो है पड़ोसी एनजीओ को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उनको बुलाया जाता है और उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो पदाधिकारी आते हैं और उसको वहाँ से ले कर के चले जाते हैं। वहाँ से ले कर के जाने के बाद उसके जो दाढ़ी और बाल होते हैं लंबे लंबे, उनको जो है काटा जाता है और उसको नहला धुला करके साफ़ किया जाता है। नाखून वगैरह को जो है काटे पीटा जाता है। फिर उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और अच्छा खाना खिलाया जाता है। और चूँकि वो बहुत ही अच्छा आदमी था जो जो है पहुंचाते हैं। और भी जो 1999 में जो है मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर जो है नियुक्त होता है। और 2005 तक वो दतिया में जो है उसकी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है, तो वो थानेदार भी रहता है और अलग अलग ज़िलों में जो है उसकी पोस्टिंग होती रहती है। इसी तरीके से जो है वो अपने काम को अंजाम देता रहता है और अलग अलग थानों में थानेदार रहा था। तो जो है उस व्यक्ति को ले करके जाते हैं और उसके बाद उसकी जो है सारा इंतज़ाम करते हैं। और फिर मनीष मिश्रा के साथ वो सारे के सारे लोग उससे मिलने के लिए जो है आते हैं, जो उसके साथ में कभी थानों में काम किया करते थे। और ये कहानी दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार एक अधिकारी एक भिखारी कैसे बन सकता है, इसके पीछे की जो है क्या वजह है। और जो इंसान जो निशाने में इतना अचूक था और जिसकी इतनी तारीफ़ें होती थी और नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ तो ठीक ठाक था, आखिरकार जो है ऐसा क्या हुआ कि वो अधिकारी से जो है भिखारी बन गया। दरअसल इसके बारे में जब पुलिस ने पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के जो पिता होते हैं और इसके जो चाचा जी होते हैं वो एसपी के पद से जो है रिटायर होते हैं। और जो इसका जो एक भाई था वो भी जो है पुलिस में जो है पुलिस विभाग में जो है बहुत ही अच्छे पद पर नियुक्त होता है। और इसकी एक चचेरी बहन होती है जो विदेश में जो है फॉरेन सर्विस में जो है काम किया करती थी। पूरा परिवार इसका जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। और यानी कि और इसकी पत्नी जो होती है वो न्यायिक सेवा में होती है। लेकिन 2005 तक जो है इसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ठीक ठाक तरीके से चलती है। 2005 में जो है अचानक से इनकी जो है आर्थिक मनोदशा जो होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। और इनको जो है फिर इनकी जो है जब दिक्कत होने लगती है, जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनकी मानसिक स्थिति जब ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद ये ड्यूटी पर कम और घर पर ज़्यादा रुका करते थे। इसी वजह से जो है इनका जो इलाज होता है वो तकरीबन 2005 से 2010 तक यानी कि 5 सालों तक जो है घर पर ही इलाज इनका होता रहता है। और ये ड्यूटी पर कम और घर पर ज़्यादा रहते थे। इसी दौरान जो है इनकी पत्नी से जो है कुछ अनबन हो जाती है
और अनबन होने के बाद इनकी पत्नी जो होती है वो तुरंत अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो कोर्ट में जो है तलाक की अर्जी देती है और आखिरकार इन दोनों की जो है तलाक हो जाती है। और जो है तलाक होने के बाद जो है ये दोनों लोग जो है बहुत ही अपने अपने जो है घर पर रहने लगते हैं। और अब इनके जो माता पिता थे वो बूढ़े हो रहे थे और परिवार के बाकी लोग जो है अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और एक दिन मनीष जो है मौका पा करके वहाँ से जो है निकल जाता है और बताया जाता है कि जो है आस पड़ोस के जितने भी कहीं दूर दराज में होटल होते हैं वो उन होटलों के बाहर खड़ा हो जाया करता था और खाने पीने की चीज़ें जो है भीख में मांग लिया करता था। और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जो है किसी भी तरीके से गुजार रहा था और जो है पुलिस गुजार रहा था और ये कोई नहीं जानता था कि ये पुलिस का अधिकारी है। ऐसा दावा किया जाता है कि 10 साल तक उसने अपने घर की तरफ जो है रुख ही नहीं किया था और वो लगातार भीख मांग रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये भी पता चलता है कि परिवार में उनके भाई जो थानेदार साहब थे वो भी जो है अपने पास इनको रख करके इनकी बहुत ही ज़्यादा खिदमत किया करते थे। लेकिन जो है ये जैसे ही मौका पाते हैं मनीष जी जैसे ही मौका पाते हैं पाते ही ये तुरंत वहाँ से जो है निकल जाते हैं। और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं यानी कि वो अपने परिवार पर जो है शायद वो जो है मनीष अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे इसलिए वो वहाँ से जो है चले जाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये डीएसपी साहब जो मतगणना की ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे अचानक उन्हें एक जो है भिखारी मिलता है और वो भिखारी कोई भिखारी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो है सब इंस्पेक्टर होता है। और जो है उसका जो है एक एनजीओ के माध्यम से इलाज किया जाता है। और उसके बारे में जो बातें थी वो खैर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं और जैसे ही खबर पता चलती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। 2021 के बाद में जो है मनीष का क्या होता है वो कहाँ रहते हैं घर में रहते हैं या परिवार वालों के साथ रहते हैं या फिर जो है वह सड़कों पर निकल जाते हैं इसके बारे में दोस्तों कुछ भी जो है पता नहीं चल पाता है। हालांकि उनके बारे में बताया जाता है कि वो वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान